नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बुलेटिन। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। वह देहरादून के FRIA ऑडिटोरियम में आयोजित भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस बैठक में राज्य की सहकारी योजनाओं, सहकारी बैंकों और समितियों की प्रगति के साथ साथ नवाचारों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों को तैयारियों के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गृह मंत्री जी का अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है और हम सब तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सहकारिता विभाग में पूरे देश के अंदर उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे कि लोग सहकारिता से जुड़कर सहकार को अपनाकर आगे बढ़ें, उनकी उन्नति का कारण बने। तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा और समीक्षा होगी। भारत सरकार लगातार हमारे राज्य की चिंता करती है। आदरणीय गृह मंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हमको अनेक जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को स्वीकृति भी मिलेगी और विकास के जो काम हमारे चल रहे हैं उनमें और तेजी आएगी। मैं आदरणीय मुख्य गृह मंत्री जी का देवभूमि आगमन पर हृदय से उनका स्वागत करता हूं। वहीं उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश भर से श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन, तीर्थ पुरोहित, व्यापारियों और होटल व्यवसायियों और मीडिया को यात्रा का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि देवी देवताओं की कृपा से इस वर्ष की यात्रा भी सफल और सुरक्षित होगी। चारधाम की तैयारियां लगातार हमारी चल रही हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसान हो, सरल हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। सभी विभाग, हमारे पुलिस विभाग का उसमें मुख्य रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी जो यात्रा को संचालित करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे होटल वाले लोग हैं, व्यापारीगण हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर, और आप सब लोग भी, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरी सबसे अपेक्षा है कि चारधाम यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी होगी। हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से अच्छा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ उद्घाटन समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिकता संहिता UCC की लागू की है। उन्होंने कहा कि बीते 3 वर्षों में 22,000 से अधिक रोजगार सृजित किए गए हैं, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी घटकर 4 रह गई है। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून लागू कर मेहनती छात्रों को अधिकारों की रक्षा की गई है। चयन हो जाता था, लेकिन जब से हमने नकल विरोधी कानून लागू किया है, तब से एक परीक्षा का भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसका परिणाम है पिछले 3 वर्षों में 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां मिलने में सफलता प्राप्त हुई है। और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया है, कोई न्यायालय में नहीं गया, कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता का मनोबल लौटा है कि अपने बेटे और बेटियों की वो तैयारियां करवाएंगे, उनके लिए अपने संसाधनों को सीमित करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक विश्वास हो गया है कि उनकी प्रतिभा क्षमता के आधार पर उनका चयन अवश्य होगा। और आज प्रदेश के अंदर ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे युवा हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पहले किसी भी परीक्षा में योग्यता और प्रतिभा और क्षमता होने के बाद किसी भी परीक्षा में उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन जब से ये नकल विरोधी कानून लागू हुआ है,
तब से एक परीक्षा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे युवा और नौजवान मिले, उनके माता पिता मिले मुझे। मैं पूरे प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में जाता हूं और वहां मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है जब उनके माता पिता कहते हैं कि हमारे बेटे हमारी बेटी का पहले कहीं चयन नहीं हो रहा था, अब तो कुछ एक ऐसे भी मिले जिनका एक। वही वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को लेकर देश भर में चर्चा जारी है और अब कांग्रेस नेता बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ संपत्तियों की तो चिंता कर रही है, लेकिन बद्री केदार मंदिर समिति की लाखों करोड़ों की जमीन पर कब्जा पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने सवाल किया कि बीकेटीसी की जमीनों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार हर अतिक्रमण पर कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है। हम तो जहाँ भी इस प्रकार की संपत्तियां हैं, जो भी जहाँ भी अतिक्रमण है, जहाँ भी शिकायत आएगी, कानून का राज है, कानून स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। वक्फ संशोधन की बात हो रही है पूरे देश में। हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर 50 बीघे के लगभग जमीन है जो आज अरबों रुपए की कीमत जिसकी है। और रामनगर में है, लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सामने है, लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने है, आसपास है, और अमीनाबाद लखनऊ में है, और देश के बहुत सारे हिस्सों में मंदिर समिति की जमीनें हैं। जब वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार कर रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं उस पर जो अवैध कब्जा है उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। 11 साल से ज्यादा हो गए केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 8 साल से ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। छोटी छोटे विषयों पर बुलडोजर चलता है तो इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता। अगर कहते हैं कि कोर्ट केस है तो कोर्ट केस है तो फिर सरकार पैरवी क्यों नहीं कर रही है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। बहुत अच्छा लगेगा पूरे प्रदेश को, पूरे दुनिया को, जब ये मंदिर समिति की जमीनें कब्जा मुक्त होंगी और इसकी तरफ सरकार का, इनके मंदिर समिति की जमीन के जो अरबों रुपए की संपत्ति है इसके प्रबंधन की तरफ सरकार का ध्यान जाए। वही वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वही इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा, वक्फ संशोधन केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के लिए यह कानून बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो ज़मीन है उस ज़मीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में ज़मीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर, अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 5100 से 5700 के लगभग परिसंपत्तियां हैं। उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। जिन प्रयोजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छे संस्थान खुलें, अच्छे सेवा के काम हों, शिक्षा के काम हों, उन कामों में उनको लगाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स पॉलिसी 2025-2026, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट खेती योजना और मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना लागू की है। मिलेट्स योजना 2 चरणों में 70,000 हेक्टेयर में लागू होगी। सरकार ने इसके लिए 134.89 करोड़, कीवी नीति के लिए 894 करोड़ और ड्रैगन फ्रूट योजना के लिए 15 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को 5 लाख रुपए का टॉप अप दे रही है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने में मदद मिल सके। स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना व राज्य में सेब की तुड़ाई के बाद उपरांत प्रबंधन योजना पर हम पॉलिसी लेकर आए हैं और शीघ्र ये धरातल पर आएगी और भविष्य में हम सघन फसलों के लिए महक क्रांति, हमारे यहाँ शहद बहुत अच्छा होता है, मौन नीति पर हम काम करेंगे। फूड प्रोसेसिंग व घेर बाढ़ के लिए भी हम पॉलिसी लाने वाले हैं और अभी हम अब यात्रा मार्गों पर अपने जूस पार्लर हमारा विभाग लगाने जा रहा है, जिसमें सेब, कीवी, माल्टा, लीची, गुरास, आड़ू व अमरूद का जूस वहाँ पर उपलब्ध होगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 18 अवैध मदरसों को सील किया। इस कार्रवाई पर उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस शासन ने अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। डब्बू ने मुख्यमंत्री धामी की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार वैध कार्यों को बढ़ावा देती है, वही समाज के खिलाफ कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। जो भी काम अवैध होता है, कांग्रेस के राज में अवैध कामों को खूब बढ़ावा दिया गया और आज उसका नतीजा जगह जगह कब्जे हो गए, जगह जगह चीजें हो गई। सरकार ने नियम बनाए हैं, उस वैध तरीके से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब अवैध तरीके से आप मदरसे चला रहे हैं और उनमें किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं इसका कोई पता ही नहीं है। वैध होता है तो सरकार को पता रहता है कि यहाँ शिक्षा दी जा रही है, यहाँ क्या काम किया जा रहा है। तो अवैध कामों को मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और केंद्रीय सरकार बढ़ता है, विशेष रूप से धामी जी और योगी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, उत्तराखंड में धामी जी, उन्होंने तो विशेष रूप से कहा कि किसी भी प्रकार अवैध रूप से जो भी चीज़ें होंगी उनको बंद किया जाएगा। डेमोग्राफी चेंज पर सरकार ने साफ कह रखा है, हम किसी को परेशान करने की नीति नहीं है। समाज में सभी वर्ग रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हो, लेकिन अगर मंशा गलत होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार कार्रवाई करेगी। हाँ, अगर सब मिलजुल कर रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हमारा काम किसी को परेशान करने का नहीं है, लेकिन अगर कभी समाज में दिक्कत होती है, समाज को परेशानी होती है और चीज़ों को ऐसा लगता है कि उनकी मंशा साफ नहीं है। वहीं लालकुआं में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद दुमका ने एक बार फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में बिक रही अवैध कच्ची शराब और स्मैक के अवैध कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से ठोस कदम उठाकर इस तरह कारोबार को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग की।
भी लागू विधानसभा में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र और बिल्कुल एकदम जंगल के आसपास सटे हुए जो क्षेत्र हैं, उनमें अवैध शराब के विषय में बड़ी आम चर्चा लोगों में यह है कि एक प्रकार से कुटीर उद्योग, माइक्रो मैनेजमेंट इसका कर दिया गया है। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो जंगल की सीमा, जैसे गोला नदी की सीमा से लगे हुए जंगल हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पर डाम और दूसरे सघन क्षेत्र दूसरे ज़िले में पड़ते हैं, वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब किसी न किसी प्रकार सप्लाई होती है। और अब तो चर्चा ये भी है कि एक प्रकार से होम डिलीवरी का सिस्टम बना दिया गया है। दोनों ही स्थितियाँ भयावह हैं। स्मैक का यद्यपि पुलिस ने कई स्मैक के जो सौदागर हैं उनको पकड़ा है, जेल में डाला भी है, लेकिन फिर भी ये तीनों स्थितियाँ, कच्ची शराब, होम डिलीवरी और स्मैक, समाज के लिए, नौजवानों के लिए घातक तो है ही। मेरा तो सरकार से, शासन से ये भी आग्रह है कि जो वन विभाग के अंदर डाम क्षेत्रों में या दूरस्थ क्षेत्रों में शराब बनती है, पुलिस को उतना उनके आने जाने के रास्तों का पता नहीं रहता, संपर्क मार्गों का पता नहीं रहता, लेकिन वन विभाग उससे वाकिफ होता है। इसलिए ये कच्ची शराब के धंधे को नष्ट करने के लिए वन विभाग को भी उसमें इन्वॉल्व करके संयुक्त रूप से जिम्मेदार बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से वन के अंदर बनने वाली शराब से निजात मिल सकती है। बाकी एक दिक्कत ये भी है कि कानून जितना लचर है, पुलिस जब भी कार्रवाई करती है तो कानून उनकी मतलब कहीं न कहीं उनको जमानत दे करके, छोड़ करके पुनः सक्रिय होने से रोक नहीं पाता। ये भी एक कारण है, क्योंकि जब भी लागुआ थाने में बातचीत होती है तो कोई ना कोई शराब का कारोबारी वहाँ बंद होता है, लेकिन पता चला कि 2 दिन बाद फिर वो उसी काम में, 4 दिन बाद फिर लग गया। ये भी एक लचर व्यवस्था है कानून की। कुल मिलाकर के जन जागृति के मार्फत ही इसमें निजात पा सकते हैं। बार बार प्रशासन से, पुलिस विभाग से बातचीत होती है, वो सक्रियता तो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनको जन सहयोग भी उस स्थिति में नहीं मिल पाता जो विशेषकर सूचना के लिए होता है। मेरा तो मानना यह है कि ये समाज का भी कार्यक्रम होना चाहिए कि जहाँ पर बिक रही है, जहाँ पर इकट्ठा हो रही है, जहाँ पर इनके केंद्र बिंदु हैं, उनको सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार करके, दबाव बना करके रोकने का प्रयास करें और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन की मदद करें, तो निश्चित रूप से इसमें कमी आ सकती है। धन्यवाद। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी को लेकर एसडीएम और नगर आयुक्त के नेतृत्व में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। यह निरीक्षण संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से किया गया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान एक दुकानदार के पास भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। जिलाधिकारी महोदया से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी के अंतर्गत विभिन्न ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया था जो महिला सुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित स्थान थे, जहां पे किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा गतिविधियां की जाती थी। उसी के दृष्टिगत कल परिवर्तन कार्रवाई की गई। परिवर्तन कार्रवाई के दौरान फतेहपुर के पास अवैध रूप से कच्ची शराब या देसी शराब एवं अंग्रेजी शराब की बिक्री होनी पाएगी। मौके पे आपका 21 पाउच, 15 आपके टेट्रा पैक और 21 के करीबन आपके अंग्रेजी शराब के भी बोतलें वहाँ बरामद की गई, जिसमें आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम के अंदर कार्रवाई की जा रही है। वहीं नैनीताल जिले में स्मार्ट मीटरों को लेकर फैली भ्रांतियों पर विद्युत विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र सरकार की कानूनी योजना है जिसे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मीटर लगाने से रोकना अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही आम जनता से अपील की कि अफवाहों से बचे और विभाग का सहयोग करें। वहीं आपत्ति होने पर विभाग से सीधे संपर्क करें।
हमारे ज़िले में स्मार्ट मीटर लगने का कार्य चल रहा है, ये भारत सरकार की RDSS योजना के अंतर्गत चल रहा है। और अगर आसपास के प्रदेशों की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हमारे जो आसपास के प्रदेश हैं, सभी जगह ये कार्य चल रहा है। अगर देखें हम तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 4.25 लाख मीटर अब तक लगाए जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 28 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं, उत्तराखंड में हमारे यहाँ लगभग 1 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुँचने वाला है, हरियाणा में भी 8 साढ़े 8 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। तो ये स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पैन इंडिया चल रही है, पूरे भारत में ही चल रही है। हमें समय के साथ साथ नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। हम पहले बैंक में जाके पैसे निकालते थे, फिर ATM कार्ड आया, आज UPI के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। बिजली विभाग में पहले बिजली विभाग के काउंटर में जाके हम पेमेंट करते थे, फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी आई। आज की डेट में 70% से अधिक उपभोक्ता ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। वर्तमान में कुछ व्यक्तियों द्वारा या कुछ संगठनों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध विभिन्न कारणों से किया जा रहा है। उन सबसे मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपकी कोई भी शंका है तो उससे हमारे ऑफिस में आके हमारे अधिकारियों से बात करके अपनी उस शंका का समाधान कर सकते हैं। यदि आपका कोई अच्छा सुझाव है, अगर हम इस सारे प्रोसेस में कोई बेहतरी के लिए आपके सुझाव का समावेश भी करेंगे, लेकिन आवेश में आकर हमारे जो कर्मचारी फील्ड में काम करने जा रहे हैं उनसे किसी भी प्रकार की अभद्रता, मैन हैंडलिंग या उनके सामान के साथ तोड़फोड़ इत्यादि ना करें। ये न्यायिक दृष्टि से भी उचित नहीं है और हम नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का कोई भी माहौल बने। जिसको भी कोई समस्या है हमारे साथ आइए, हमसे वार्ता करिए, अपनी समस्या से हमें अवगत कराइए, हम अपने विचारों से आपको अवगत कराएंगे। ये जो स्मार्ट मीटर है ये उपभोक्ता के हित में कदम है, ये प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हम स्मार्ट मीटर से अपने उपभोक्ताओं को वंचित रखेंगे तो हम उनको कहीं ना कहीं विकास की धारा से रोकने का ही कार्य करेंगे। हम सभी सम्मानित लोग हैं, हमारे सभी सम्मानित हैं, हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि अगर आपकी कोई भी शंका है तो आप हमसे वार्ता करिए, हम उसका आपको समाधान देंगे। यदि आपका कोई बेहतर सुझाव है तो हम आपको सुझाव को अपनी इस प्रक्रिया में समाहित करेंगे। लेकिन अब प्रदेश की जनता को विकास की किसी धारा से रोकना, ये मैं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।